नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ाऊंगा मैं आपको प्राचीन इतिहास के बारे में। इसमें आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगा कि मैं आपको मगध के उत्कर्ष से पढ़ाना चाहूंगा। प्राचीन इतिहास में मगध के उत्कर्ष से प्रारंभ करूंगा। ज्यादातर इतिहास मगध के उत्कर्ष से ही निकल के आता है परीक्षाओं में, क्योंकि इसी काल में सबसे अधिक सम्राट जिन्होंने शासन किया है, जो बड़े सम्राट हुए हैं, जैसे अशोक, सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बिंदुसार, अशोक आदि बड़े सम्राटों ने मगध के उत्कर्ष में अपना योगदान दिया है। अब मैं विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। मगध के उत्कर्ष में सर्वाधिक हर्यक वंश से शुरुआत करना चाहूंगा। हर्यक वंश जो कि 544 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। 44 ईसा पूर्व अर्थात वर्तमान से 2500 साल लगभग बता रहा हूँ, लगभग 2500 साल पहले की बात कर रहा हूँ। हर्यक वंश का हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। इसका शासनकाल 544 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। यह बौद्ध धर्म को मानता था। इसका पुत्र हुआ अजातशत्रु, जिसे कुणिक भी कहा जाता था। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी और खुद सम्राट बना पिता की हत्या के बाद। अजातशत्रु के समय एक बौद्ध संगति भी हुई, प्रथम बौद्ध संगति। इसका शासनकाल 488 ईसा पूर्व रहा है। जब बौद्ध संगति हुई, बौद्ध काल की प्रथम संगति 488 ईसा पूर्व में रही। आपको बताऊं कि चार बौद्ध संगतियां हुई, जो मैं आपको बता दे रहा था मैं आपको बौद्ध संगतियों के बारे में। जो चार बौद्ध संगतियां हुई। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई। यह हुई अजातशत्रु के शासनकाल में। अजातशत्रु हर्यक वंश से था, जो बिंबिसार का उत्तराधिकारी था। यह प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में हुई, जिसकी राजधानी वैशाली थी। तृतीय बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व में हुई। यह अशोक सम्राट मौर्य वंश के शासक अशोक सम्राट के शासनकाल में पाटलिपुत्र में संपन्न हुई। चतुर्थ बौद्ध संगति 144 ईसा पूर्व में कोंडलवन अर्थात कश्मीर में हुई। यह कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में संपन्न हुई। अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उदयन हुआ। उदयन का उत्तराधिकारी नागदशक हुआ। नागदशक का प्रधानमंत्री शिशुनाग ने नागदशक की हत्या कर दी और नागवंश की स्थापना की। शिशुनाग में आप समझ सकते हैं कि नाम ही इसका शिशुनाग है, इसलिए इसने नागवंश की स्थापना कर दी। इसकी स्थापना के बाद इसने राजधानी पाटलिपुत्र, जो हर्यक वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी, उसको स्थानांतरित वैशाली कर दिया। डर रहा था कि पाटलिपुत्र में कोई इसके साथ षड्यंत्र ना कर दे, इस कारण से इसने पाटलिपुत्र से स्थानांतरित वैशाली कर दी राजधानी। नागवंश नागवंश का संस्थापक
शिशुनाग, इसकी राजधानी बताया था मैंने आपको वैशाली। पाटलिपुत्र से स्थानांतरित की वैशाली। नागवंश का दूसरा संस्थापक रहा कालाशोक। कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगति हुई 383 ईसा पूर्व में, जो कहाँ हुई? वैशाली में ही हुई। बौद्ध संगत की द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासन काल में वैशाली में हुई। इसने राजधानी को वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। क्योंकि उसका जो परिवार और जो पूर्वज रहे हैं वह पाटलिपुत्र से थे, इसने पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र अर्थात वर्तमान बिहार की राजधानी पटना, जिसे प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। मैं आपको बता दूं, जो प्राचीन नगर रहे हैं उनके वर्तमान नाम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उनके बारे में आपको बता दे रहा हूँ, जो 5-6 नाम हैं यहाँ पे। और विदिशा, ग्वालियर, उज्जैन, दमोह, जबलपुर, निमाड़ को अनुप्रदेश कहा जाता था। निमाड़ को प्राचीन काल में अनुप्रदेश कहा जाता था। विदिशा को दसाण कहा जाता था। प्राचीन ग्रंथों में विदिशा को दसाण कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों में विदिशा का नाम दसाण पाया जाता है। ग्वालियर को ग्वालीपुरम कहा जाता है या गोपालगिरी के नाम से भी जाना जाता है, गोपालगिरी। उज्जैन को अवंती के नाम से जाना जाता है, अवंती के नाम से। उज्जैन को महाभारत में अच्युतगामी के नाम से जाना गया, अच्युतगामी के नाम से जाना गया। दमोह को तुंडीकेर के नाम से जाना गया, दमोह को तुंडीकेर कहा गया है। जबलपुर को जवालीपुरम के नाम से जाना गया या त्रिपुरी के नाम से जाना गया। परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये वो इम्पोर्टेंट प्राचीन नाम है जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। नागवंश के बाद आता है नंदवंश। नागवंश के बाद शुरू होता है नंदवंश। इसका अंतिम शासक होता है नंदीवर्धन। उसके बाद नंदवंश आता है। नंदवंश का संस्थापक महापद्मानंद रहता है। महापद्मानंद के पुत्र होते हैं धनानंद, या कहीं कहीं धनानंद भी पाए गए, जिनकी मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य कर दी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों मारे जाती। नंदवंश के संस्थापक महापद्मानंद, जिनके पुत्र धनानंद, इनकी मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य कर देते। नंदवंश का संस्थापक महापद्मानंद, इनका उत्तराधिकारी धनानंद होता है, जिनकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा होती। नंदवंश के बाद आता है मौर्य वंश। इसकी शुरुआत 322 ईसा पूर्व से मानी जाती है।
322। इनका संस्थापक देख रहा हूँ, इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य होती, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य होते। चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य, इनको विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है। चाणक्य की एक रचना अर्थशास्त्र है। क्वेश्चन बनता है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? आंसर होता है चाणक्य। क्वेश्चन बनता है अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है? आंसर हो जाएगा राजनीति से संबंधित। उसके विषय में एक और पुस्तक है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। इसकी रचना की है विशाख दत्त ने। क्वेश्चन बनेगा मुद्रा राक्षस किसने लिखी? विशाख दत्त ने। मुद्रा राक्षस का संबंध किस शासनकाल से रहा है? तो मौर्य वंश से रहा है। मुद्रा राक्षस किस विषय के बारे में लिखी गई है? मुद्रा राक्षस किस विषय के बारे में लिखी गई है? तो यह जासूसी पुस्तक है, जासूसी किताब। मुद्रा राक्षस किस शासक के बारे में लिखी गई है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा गया है। तो बता देता हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन ने सेंड्रोकोर्स कहा है। सीधा क्वेश्चन आता है परीक्षाओं में, सेंड्रोकोर्स किसे कहा गया? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया। सेंड्रोकोर्स चंद्रगुप्त को किसने कहा है? जस्टिन ने कहा। फैक्ट बता दूं आपको, चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल क्यों कहा गया? ब्रिसल कहा गया, क्यों कहा गया? इसका कारण है कि यह निम्न कुल से संबंध रखते थे। निम्न कुल अर्थात यह पहले सम्राट रहे हैं। यह पहले सम्राट थे जिन्होंने जो निम्न कुल से रहे, मतलब इनका परिवार अत्यंत गरीब परिवार से संबंध रखते थे, इसलिए इन्हें निम्न कुल कहा गया है। या एक जाति के रूप में आप इन्हें कह सकते हैं कि ये निम्न कुल से रहे। फैक्ट बता दूं आपको, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत रहता था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत रहता था जिसका नाम था मेगास्थनीज। यह यूनान का राजदूत था। या किसके कहने पर मौर्य वंश चंद्रगुप्त के दरबार में आया था? सेल्यूकस निकेटर के आदेश पर चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। यह मेगास्थनीज ने 4 वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा था। बनता है मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस का राजदूत था। मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज क्वेश्चन ये भी बनता था कि मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। मैं आपको बता दूं, सेल्यूकस जो था सिकंदर का सेनापति था। सेल्यूकस का राजदूत था मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने 4 वर्षों तक मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। सेल्यूकस का राजदूत रहा है। चंद्रगुप्त के बारे में कंफ्यूज हो रहे होंगे, अब मैं बता दूं। प्रथम चंद्रगुप्त मौर्य पहले हुए चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे हुए चंद्रगुप्त प्रथम जो गुप्त वंश से थे, चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त वंश से थे, जिनको विक्रमादित्य कहा जाता था।
विक्रमादित्य। इनको विक्रमादित्य क्यों कहा जाता था? क्योंकि उन्होंने शकों को हराया था। शकों को हराया था। शकों को हराने के उपलक्ष्य में इनको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। मैं गौतम वंश से इस पे पहुंच गया हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ चंद्रगुप्त मौर्य, ये भी पढ़ाएंगे, समय आने पर ये भी आएगा। इसके बाद कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि कोई मिस्टेक आई हो तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं।